जंगल के पक्षी अपने घरों से बाहर नहीं जा रहे थे क्योंकि जंगल में ये अफवाह फैली हुई थी कि जंगल में डायन आई है जो कि पक्षियों को मार देती है। माँ, बहुत भूख लग रही है, कुछ करें। कुछ कुछ भोजन को जमा भी करके रखना चाहिए था हमें। अब तो भूख से जान जा रही है हमारी। बेटा, बाहर डायन है, आप घर से बाहर नहीं जा सकते और मैं भी घर से बाहर नहीं जा सकती। घर में अब खाने को कुछ नहीं बचा क्या? हाँ माँ, घर में खाने को कुछ नहीं है। बेटा, मैं सुबह सवेरे कल चली जाऊंगी और आपके लिए भोजन ढूंढ लाऊंगी। आप परेशान ना हो, अभी आप सो जाएं। अगले दिन सुबह सवेरे रानो चिड़िया डरते हुए घर से बाहर आ गई। रानो ने सेब के पेड़ से सेब तोड़ा। इतने में कालू और गोरी भागते हुए वहां आए। रानो, रानो, हाय, अरे डायन, डायन आ रही है, भागो यहाँ से रानो, आज तो वो डायन हम सबको मार डालेगी। मैं तो भोजन ढूंढने निकला था, डायन भागी, मेरे पीछे भागी रानो। रानो ने एक सेब उठाया और वहाँ से भाग गई। रानो ने तो पलटकर भी ना देखा, वह भागे भागे अपने घर पहुँच गई। क्या हुआ माँ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? क्या आपको उस डायन ने देख लिया था? बेटा कुकू, आज तो मुझे कौवों ने बचा लिया। आप ये सेब खाएं। मुझे तो लगा आज डायन मुझे पकड़ लेगी और मार डालेगी। रानो ने सारी बात कुकू को बताई और रानो और कुकू ने मिलकर वह सेब खा लिया। रानो चिड़िया का घर बाकी पक्षियों से दूर था, परंतु बाकी सब पक्षियों के घर बिल्कुल साथ में ही थे। रानो का घर तो कालू और गोरी के पास ही था। ऐसे अगले दिन रानो चिड़िया के पास बाकी सभी पक्षी आ गए। अरे रानो बहन, हम बहुत परेशान हैं। हमें तुमसे एक बात करनी है। हम भोजन की खोज में जब भी जाते हैं तो हमेशा कालू और गोरी हमें आकर बताते हैं कि डायन आ गई, डायन आ गई। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि कबूतर, बुलबुल और बाकी सबके साथ भी हो रहा है। हाँ हाँ, तोता बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं भोजन की खोज में गई थी कि इतने में कालू भागा भागा आया और उसने बताया कि उनके पीछे डायन लगी है और डायन आ रही है। अरे रानो चिड़िया, तुम्हें तो पता है ना कि ठंड बहुत है और ऐसे मौसम में कौवे हमेशा की तरह मेहनत नहीं करना चाहते। वह चाहते होंगे कि भोजन न खत्म हो जाए जंगल में, इसीलिए हमें अपने घर से बाहर ही नहीं निकलने दे रहे। क्योंकि अगर जंगल में सच में डायन होती तो वो डायन कौवों को कुछ क्यों नहीं करती? अरे हर बार कौवे डायन से बच कैसे जा रहे हैं? रानो चिड़िया सारी बात समझ गई। उस रात रानो छुपकर कबूतर के साथ कौवों पर नजर रख रही थी। वे सारी बात समझ चुके थे। कौवे आपस में पक्ष गोरी सभी पक्षियों से माफी मांगती है। पक्षियों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं समझ गई ये सब ठीक नहीं है। अगर मैं नकली डायन बनी तो मेरे पास असली डायन आ जाएगी। रानो और कबूतर तो हंस हंस कर थक गए थे। फिर आखिर कबूतर गोरी को बता देता है। गोरी, रानो तुम्हारा खून पी जाएगी अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ किया तो। रानो भी अजीब आवाज करते हुए गोरी से कहती है, गोरी, आइंदा ऐसा नहीं करना वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। कालू गोरी समझ गए कि कोई डायन नहीं आई उनके पास। अब कौवे बहुत शर्मिंदा हुए। पक्षियों ने कौवों को जंगल से भी निकाल दिया। ऐसे दुष्ट कौवों को उनके किए की सजा मिल गई। सौतेली माँ। आकाश की रानो के साथ जबरदस्ती शादी की गई थी। उसे रानो चिड़िया जरा पसंद नहीं थी। रानो चिड़िया अब बहुत बीमार रहने लगी थी। वह ये बात अच्छे से जानती थी कि उसके जाने के बाद उसका पति उसकी बेटी को कभी खुश नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसके पति ने सारी जिंदगी ही उसे भी खुश नहीं रखा था। बेटी गुड़िया, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुझे लगता है कि मैं कुछ दिनों में मर जाऊंगी। अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली गई तो मुझे पता है मेरे बाद तुम्हारा कोई ध्यान नहीं रखेगा। काश तुम्हारा कोई भाई होता, वह तुम्हारा साथ देता। माँ, ऐसी बातें ना किया करें, आपको कुछ नहीं होगा। गुड़िया मेरी बेटी, मेरे मरने के बाद तुम अपना ध्यान रखना।
गुड़िया अपनी माँ को समझाने लगती है कि ऐसे परेशान ना हो, आप ठीक हो जाएंगी। देखना माँ, बस कुछ दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ऐसे कुछ ही दिन गुजरे कि रानो चिड़िया की तबीयत एक दिन बहुत ज्यादा ही खराब हो गई। गुड़िया भागी भागी अपने पिता के पास गई। पिताजी, जल्दी करें, माँ को अस्पताल लेकर चलें। माँ की तबीयत बहुत खराब है। ओह, तेरी माँ के रोज के ड्रामे हैं, छोड़ दे। और तू क्यों मेरा सर खा रही है? इतनी परवाह है ना अपनी माँ की तो खुद ले जा इस बुढ़िया को अस्पताल। गुड़िया वापस अपनी माँ के पास जाती है। गुड़िया फिर डॉक्टर को बुला ले आती है। जब तक डॉक्टर उल्लू पहुंचा, तब तक रानो चिड़िया इस दुनिया से जा चुकी थी। रानो मर चुकी थी। गुड़िया बहुत रोने लगती है। अरे माँ, मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं आपके बगैर नहीं जिंदा रह सकती। आपको पता है ना, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। बस फिर इसी तरह कुछ दिन बाद गुड़िया का पिता दूसरी शादी कर लेता है और अब मीना चिड़िया गुड़िया की सौतेली माँ बनकर उसके घर में रह रही थी। बेचारी गुड़िया सारे घर के काम करती, खाना भी वही बनाती और उसके बाद मार भी वही खाती। पैर दबा चिड़िया, मेरे पैर। मैं नहीं दबाऊंगी तुम्हारे पैर, तुम मेरी सगी माँ नहीं हो और तुम बुरी हो। अरे, तुम्हें तो तमीज ही नहीं है बड़ों से बात करने की। फिर सौतेली माँ गुड़िया की खूब पिटाई करती है। आकाश तो सब देख रहा था, परंतु वह कुछ नहीं कहता था अपनी दूसरी बीवी से। हमेशा गुड़िया को ही बातें सुनाता, उससे ही लड़ाई करता। और तो और गुस्से में आकाश गुड़िया को 2-3 लगा भी देता। भोजन लेने भी गुड़िया ही जाया करती। अब तो आकाश खुद तो कोई काम ही न करता था। बेचारी गुड़िया खेलने की उम्र में अपने घर को चलाने का सोचती। अपने घर के खर्चे वगैरह सब अब गुड़िया उठा रही थी। गुड़िया अब ऐसे जॉब करने का फैसला करती है। वह जंगल में तोते महाराज के पास काम के लिए जाती है। मिट्ठू महाराज, मेरे पास कोई काम नहीं। आपको पता है ना कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही और मेरे पिताजी कोई काम नहीं करते। मेरी सौतेली माँ बहुत गुस्से वाली हैं। अगर मैं किसी दिन घर भोजन न लेकर जाऊँ तो मेरी बहुत पिटाई करती हैं। प्लीज मुझे कोई काम दे दें। अरे ठीक है गुड़िया बेटी, तुम बताओ तुम्हें कौन सा काम आता है, मैं तुम्हें वही काम दे दूँ। महाराज, मुझे तो कपड़े सिलाई करना बहुत अच्छे से आता है। मैं कपड़े सिलाई कर सकती हूँ। बस फिर क्या था, फिर गुड़िया को कपड़े सिलाई करने का मौका मिल गया। अब वह तोते महाराज के पास काम करने लगी थी। ऐसे अब गुड़िया के पास कुछ पैसे भी हुआ करते थे। अब गुड़िया बहुत खुश रहा करती थी, क्योंकि अब वह काम करके पैसे घर ले आती। परंतु एक दिन कपड़े सिलाई करते करते गुड़िया को थोड़ी देर हो गई। वो रात के समय अपने घर पहुंची। उसका पिता और उसकी सौतेली माँ तो बहुत गुस्से में थे। अरे अरे कलमुही, अभी भी ना आती तुम ऐसा करती कि वहाँ ही रह लेती। मैं और तुम्हारे पिताजी कितने परेशान हो गए थे, तुम्हें कोई एहसास ही नहीं है। अरे पापा, मैं कपड़े सिलाई कर रही थी, इसीलिए बहुत देर लग गई। तुम्हारे बाप ने तुमसे बात नहीं की? मैं कर रही हूँ बात, मुझे जवाब दो। माँ हूँ मैं तुम्हारी। सुबह से इतने बर्तन पड़े हुए हैं और तुम वक्त से आई ही नहीं। अब ये बर्तन कौन धोएगा? जाओ और जाकर बर्तन धो। और मेरे सर में बहुत दर्द है, जल्दी चाय बना कर भी लाओ। और हाँ, कुछ मैले कपड़े भी पड़े हैं, वो भी धो देना। गुड़िया कोई जवाब न देते हुए फौरन से सारे काम करने लगती है। गुड़िया काम कर कर के थक गई। उसका सारा काम मुकम्मल भी हो गया। जब उसने घर के सारे काम कर लिए तो उसकी माँ उससे पैसों का पूछने लगी। गुड़िया, तुमने मेरे हाथ में पैसे नहीं दिए। माँ, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने कुछ दिन पहले ही तो आपको पैसे दिए थे ना। हाँ, तो वो तो खर्च हो गए और तुम्हारे पिता ने इतने कर्जे लिए हुए हैं, तुम्हारे पिता को पैसों की जरूरत है। गुड़िया, पैसे कहाँ करती हो? हमें तो कुछ नहीं देती तुम। तुम्हारी माँ को तो हर समय तुम्हारी ही चिंता होती है, परंतु तुम्हें तो इनका कोई ख्याल नहीं।
पापा, मुझे पता है कि माँ को मेरी कितनी परवाह होती है, इसीलिए तो मैं इतना थक कर आती हूँ। उसके बाद भी मुझे झाड़ू पोछा करना पड़ता है, परंतु मैं कल पैसों का बंदोबस्त करके दे दूंगी। अभी मैं सोने जा रही हूँ। तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तरह थी, बहुत लंबी जबान थी उसकी। हाँ हाँ पति जी, तुम ठीक कह रहे हो। गुड़िया भी बहुत बदतमीज हो गई है। आपके लाड ने ही इसे बिगाड़ दिया है। एक तो इसकी वो माँ पता नहीं कौन सी पट्टियाँ पढ़ा कर गई है, मुझसे तो ये बदले ही लेती रहती है। अरे आप मेरी माँ को बुरा भला ना कहें, आप खुद कौन सी अच्छी हैं, आप बहुत बुरी हैं। गुड़िया की बातें सुनकर उसके पिता और उसकी माँ को बहुत गुस्सा आ गया और उसकी माँ ने झाड़ू उठाकर गुड़िया को मारना शुरू कर दिया। परंतु गुड़िया भी इतनी बुज़दिल नहीं थी। अब मार खा खा कर वो समझ चुकी थी कि जब तक वो मार खाएगी उसे मार पड़ती रहेगी। इसीलिए वह गुस्से में आकर अपना घर छोड़कर जाने का फैसला कर लेती है। वह कोई सामान नहीं उठाती, बस वहाँ से निकल पड़ती है। वह तोते महाराज के घर पहुँच जाती है और उनको सारी बात बताती है। ऐसे तोते महाराज अपने महल में गुड़िया को रहने देते हैं और गुड़िया खुशी से रहने लगी। दूसरी और सौतेली माँ और गुड़िया का पापा अब सजा भुगत रहे थे, क्योंकि पापा जी तो कुछ कमाते नहीं थे। इसीलिए अब गुड़िया के पापा की दूसरी बीवी भी उसको छोड़कर चली गई। रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए तेज बारिश में भोजन ढूंढ रही थी कि रानो चिड़िया की नजर जमीन पर पड़ी। जमीन पर एक पेंसिल पड़ी थी। रानो चिड़िया को याद आता है कि गुड़िया ने उससे कहा था कि उसे नई पेंसिल चाहिए। फिर रानो उस पेंसिल को उठाकर घर पर आ जाती है। माँ, आप बहुत अच्छी हो, आप मेरे लिए पेंसिल ले आई। मैं बहुत खुश हूँ अब माँ। आपको पता है मुझे पेंसिल की बहुत ज्यादा जरूरत थी। माँ, क्या आप भोजन नहीं लाई? मुझे बहुत भूख लग रही थी। बेटा, बाहर बारिश हो रही है, मैं भोजन ढूंढ रही थी परंतु मुझे मिला ही नहीं। फिर ये पेंसिल दिखी तो मैं इसे ले आई। आप फिक्र न करो, मैं जाती हूँ थोड़ी देर में गोरी कवि के घर, उससे खाने को कुछ न कुछ तो ले ही आऊंगी मैं। रानो चिड़िया गोरी के घर भोजन मांगने के लिए चली जाती है और गुड़िया उस पेंसिल से एक एप्पल का चित्र बनाती है। चित्र बनाते ही वह चमकने लगा। कोको और गुड़िया तो देखते ही रह गए थे। उसी पल वह एप्पल उनकी आंखों के सामने था। भाई, ये क्या ये कोई जादुई पेंसिल है? हाँ गुड़िया, ये कोई जादुई पेंसिल है। तभी तुमने जब एप्पल का चित्र बनाया तो एप्पल हमारे सामने आ गया। ऐसा करो कि तुम मैंगो बनाओ, मैंगो। गुड़िया खुशी से पागल हो जाती है और वह जल्दी जल्दी मैंगो का चित्र बनाती है। फिर मैंगो भी सामने था। दोनों बहन भाई पेट भर के मैंगो और एप्पल खा लेते हैं। दूसरी ओर रानो चिड़िया गोरी से कहती है, गोरी बहन, मेरी बेटी गुड़िया और कोको को बहुत भूख लगी है। आपको पता है ना कि बाहर बहुत बारिश हो रही है और बारिश के मौसम में तो भोजन ढूंढना बहुत मुश्किल है। हाँ पता है मुझे, तुम मुझे यही कहने आई हो ना कि मैं तुम्हें थोड़ा भोजन दे दूं, परंतु जाओ यहाँ से, मुझे गुस्सा ना दिलाओ। मैंने ठेका नहीं ले रखा तुम गरीब चिड़िया का। अरे गोरी बहन, मुश्किल समय में आप भी हो सकती हैं और हो सकता है कि मैं कभी आपके काम आ जाऊं। गोरी और रानो बात कर ही रहे थे कि कालू गुस्से में रानो से कहता है, अरे चिड़िया, चुप करके घर जाओ। तुम देख नहीं रही हमारे घर से तो पानी भी टपक रहा है। अब मुझे पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा है इस बारिश के कारण। ऐसा ना हो कि आज तुम हमसे मार खाकर वापस अपने घर जाओ। रानो चिड़िया बहुत डर जाती है और डरते हुए वहाँ से भाग जाती है। जब रानो अपने घर आती है तो उसके बच्चे बहुत खुश थे। वह अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। ऐसे रानो चिड़िया भी उस जादुई पेंसिल की मदद से भोजन खा लेती है, परंतु थोड़ी देर में रानो के घर में भी पानी आने लगा। माँ, अब क्या होगा?
अब हम क्या करेंगे? अब कहाँ जाएंगे? अब तो हमारे घर में बारिश का पानी आ रहा है। बेटा आप सब्र करो, मैं कुछ करती हूँ। मामा, गुड़िया के पास जो पेंसिल है उससे आप घर क्यों नहीं बना लेती? अरे कोकू, तुम बहुत समझदार हो। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर रानो फौरन से जादुई पेंसिल से घर का चित्र बनाने लगती है। कुछ ही पल में उनके सामने एक नया, सुंदर और बहुत बड़ा घर था। गुड़िया को यकीन न आ रहा था। वह घर उनके घर की खिड़की से नजर आ रहा था। बस फिर क्या था, फिर वह सब उस घर में चले जाते हैं। अब ऐसे वह बहुत खुशी से रह रहे थे। माँ, मैं बहुत 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 खुश हूँ। अगर आप ये पेंसिल न लाती तो हमारे हालात न बदलते। जी बेटा, अब इस पेंसिल के कारण हमारी तो बहुत मदद हो गई। हमें तो अब किसी चीज की जरूरत नहीं रही। परंतु बेटी, अब हम दूसरे पक्षियों की मदद करेंगे। तुम्हें तो पता है ना कि बारिश के कारण पक्षी कितना ज्यादा परेशान हैं। हम पक्षियों को इस जादुई पेंसिल की मदद से नए घर बना कर देंगे और जिन भी पक्षियों के पास खाने को भोजन नहीं, उन्हें भोजन भी देंगे। वाओ माँ, आप बहुत अच्छी हैं। ऐसे तो सब पक्षी बहुत खुश हो जाएंगे और सब खुशी से रहेंगे। हाँ बेटा कोको और गुड़िया, आप भी अपनी जिंदगी ऐसे ही व्यतीत करना। कभी लालच ना करना और कभी किसी का बुरा ना सोचना। अगर आप दूसरों का अच्छा करोगे तो आपका भी कोई अच्छा ही करेगा, और अगर कोई आपका अच्छा ना भी करे और आपका हमेशा बुरा करे, तब भी उसके साथ कभी कुछ बुरा ना करना। कोको और गुड़िया अपनी माँ की बातें बहुत गौर से सुन रहे थे। ऐसे रानो चिड़िया जंगल के बहुत से पक्षियों की मदद करती है और रानो चिड़िया गोरी कवि को भी नया घर बना कर देती है, क्योंकि बारिश के कारण उनका घर भी अब इस कारण न रहा था कि वहाँ कोई पक्षी सुकून से रह सके। गोरी और कालू रानो से बहुत शर्मिंदा थे। गोरी रानो से माफी मांगती है। रानो, तुम बहुत अच्छी हो। सच में हम गलत थे। जिस दिन तुम हमसे भोजन मांगने आई थी उस दिन हमारे पास भोजन था भी, परंतु फिर भी हमने तुम्हारी मदद नहीं की। लेकिन इस सब को छोड़कर तुम आज भी हमारी मदद कर रही हो। सच में रानो, तुम बहुत अच्छी हो। हाँ रोनो बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत गलत किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। शर्मिंदा न हो, कोई बात नहीं कालू भाई और गोरी बहन, गलतियाँ तो होती रहती हैं पक्षियों से। अब ऐसे जंगल के तमाम पक्षी खुशी से रह रहे थे। दाल चावल बेचने वाली चिड़िया। रानो चिड़िया जंगल में पक्षियों के कपड़े सिलाई करने का काम किया करती थी। वह बहुत ज्यादा ही अच्छी सिलाई करती थी, इसी कारण हर कोई उससे कपड़े सिलाई करवाता था। एक दिन रानो का पति काम से फारिग होकर घर आता है। उसकी तबीयत आज बहुत ज्यादा खराब थी। वो भोजन भी नहीं खाता और तुरंत से अपने घोंसले में लेट जाता है। सभी परेशान हो जाते हैं। क्या हुआ पति जी, आपकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। मेरी तबीयत बहुत खराब है रानो, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। मुझसे तो काम भी ना हो रहा था, इसलिए मैं जल्द ही घर लौट आया। फिर रानो चिड़िया और उसका पति दोनों ही अस्पताल जाते हैं। तुम्हारे पति का तो ऑपरेशन करना होगा, वरना ये मर जाएगा। मेरे पति को हुआ क्या है बुलबुल डॉक्टर जी? ये ठीक तो हो जाएगी ना? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जल्दी से पैसे जमा करवा दो चिड़िया, ज्यादा समय नहीं है। फिर चिड़िया सोचती है कि वो किसी से मदद मांगेगी और पैसे इकट्ठे करेगी। वह कौवे से मदद मांगती है। माजरत के साथ पैसे नहीं है। कबूतर के पास पैसे होंगे, जाओ उससे मांग लो। मुझे उम्मीद थी आप दे देंगे, परंतु मैं कबूतर से मांग लेती हूँ। फिर रानो कबूतर के पास जाती है। बहन चिड़िया, माफ करना, पर अभी तो पैसे नहीं है मेरे पास। मेरे पास जो पैसे थे वो तो मैंने खर्च कर दिए। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको देता, और आपको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं होंगे। रानो चिड़िया नाराज हो जाती है। वो अपने घर आती है। उसकी नजर सामने पड़ी अपनी सिलाई मशीन पर पड़ती है।
सिलाई मशीन चिड़िया बेचना तो न चाहती थी, परंतु अगर वो उसे ना बेचती तो अपने पति का इलाज कैसे करवाती। ऐसे फिर रानो वो सिलाई मशीन बेच देती है। फिर उसे जो पैसे मिलते हैं उससे वह अपने पति का इलाज करवाना शुरू करती है, परंतु उसके पति की तबीयत तो और बिगड़ती जा रही थी। ऑपरेशन के बाद बुलबुल रानो चिड़िया के पास आती है। आई एम सॉरी, परंतु चिड़ा तो मर चुका है। ये आप क्या कह रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने मेरे पति का सही से इलाज नहीं किया। इसमें हमारा क्या कसूर है? तुम जाओ यहाँ से, न जाने कैसे कैसे बख्शी आ जाते हैं। एक तो तुमने इतनी लेट पे किया, टाइम से पे करती ना तो शायद तुम्हारा पति बच भी जाता। इतनी देर लगा के आई, ऑपरेशन स्टार्ट तो हमने किया था पर तुम्हारा पति तो मर गया, इसमें हमारा तो कोई दोष नहीं। रानो चिड़िया रोती रोती अपने घर आ जाती है। उसके 2 बच्चे कुकू गुड़िया भी रो रहे थे। काश आकाश की जगह मैं मर जाती, मेरा आकाश न मरता। अब मैं क्या करूँगी? मैं कैसे रहूँगी अपने पति के बिना? मैं अपने बच्चों का कैसे ध्यान रखूंगी? मम्मा हौसला करे मम्मा। गुड़िया की और पुप्पू की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। उनका पापा उनसे बहुत दूर हो चुका था। सारा परिवार ही गम में था। और तो और रानो के पास इतने पैसे भी न थे और ना ही घर में ज्यादा राशन था। बड़ी मुश्किलों से रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाल और चावल बनाती है। उसके अलावा तो उसके पास कोई पैसे न थे। वो अपने बच्चों को दाल चावल खिलाती है। अब तो रानो के पास उसकी सिलाई मशीन भी न थी। रानो चिड़िया ऐसा क्या काम करे ये भी उसे समझ ना आ रहा था। गुड़िया जैसे ही दाल चावल खाती है तो उसे वो चावल बहुत पसंद आते हैं। यम यम यम, बहुत ही मजेदार। माँ, बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं आपने। मुझे तो आपके दाल चावल बहुत पसंद हैं। मम्मा क्यों ना मैं और आप मिलकर दाल चावल बेचें? बेटा, आइडिया तो आपका अच्छा है पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अगर पैसे होते ना तो मैं जरूर ये बिजनेस स्टार्ट करती। मम्मा, उधार लेने ना। ठीक है बेटा, मैं जाती हूँ और किसी से मांगती हूँ मदद। हो सकता है कोई मुझे इतने पैसे दे दे कि मैं अपना दाल चावल का कारोबार स्टार्ट कर सकूँ। और फिर ऐसे रानो चिड़िया कबूतर के पास फिर से जाती है। कबूतर भाई, आपको तो पता है कि मेरे पति मुझे छोड़कर जा चुके हैं। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? मैं अपना दाल चावल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ ताकि मेरे पास कुछ पैसे हो जाएं और मैं अपना और अपने बच्चों का गुजारा कर सकूं। आकाश तो अब लौट कर नहीं आएंगे। रानो बहन, उस वक्त मेरे पास सच में पैसे नहीं थे। अगर होते मैं जरूर देता। मुझे बहुत दुख है आपके पति का, पर मैं आपकी अभी जरूर करूँगा मदद। मेरे पास 500 पड़े हैं, आप वो 500 ले लो और अपना बिजनेस स्टार्ट करो। फिर ऐसे रानो अपने घर के बाहर ठेला लगा लेती है। पहले तो कोई भी रानो के दाल चावल खाने नहीं आता, परंतु आहिस्ता आहिस्ता उसके दाल चावल फेमस हो जाते हैं। रानो चिड़िया दोबारा से अपनी सिलाई मशीन भी खरीद लेती है। ऐसे उसका गुजारा भी अच्छे से हो रहा था। कुछ दिनों में ही वो 500 जमा करती है और कबूतर के घर जाती है। वो अपने साथ मिठाई भी लेकर जाती है। कबूतर भाई, आपने मेरी बहुत मदद की। आपके कारण ही अब मेरे पास इतने पैसे हो चुके हैं कि मैं अपना और अपने बच्चों का अच्छे से गुजारा कर सकती हूँ। मैंने अपनी सिलाई मशीन भी दोबारा ले ली है। मुझे बहुत खुशी हो रही है चिड़िया बहन। काश आपके पति को कुछ ना होता, वो बच जाते। अब रानो के पास किसी चीज की कमी न थी। अब वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही थी। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े आम के पेड़ के नीचे खड़ी गोरी कौवी आम के पेड़ पर पत्थर फेंक रही थी। गोरी, ध्यान से पत्थर चलाओ, पत्थर तुम्हारे ऊपर भी गिर सकता है। जाओ जाओ अपना काम करो, मैं तो आज पका हुआ आम तोड़ कर रहूंगी। गोरी फिर से पत्थर चलाती है। पत्थर नीचे गोरी के पंख पर ही गिर जाता है। हाय हाय हाय, मर गई, कोई मुझे बचाए, मेरे पंख में दर्द हो रहा है, मेरे पंख पर पत्थर लग गया। हाय,
कबूतर वहाँ से जा रहा था। वो गोरी को घायल देख लेता है और वहीं आ जाता है। गोरी तो दर्द से तड़प रही थी। कबूतर फौरन से कालू के पास जाता है और उससे कहता है, कालू कालू, तुम्हारी पत्नी का पंख घायल हो गया है। कहाँ? वो कहाँ है? क्या कहीं चोरी करते हुए पकड़ी गई है? नहीं, आम के पेड़ पर पत्थर मारकर आम तोड़ रही थी कि पत्थर उसके पंख पर लग गया। कालू कौवा फौरन से भागता है। क्यों क्यों इतना लालच करती हो? बच्चों की तरह हर समय पेड़ों पर पत्थर चलाती रहती हो। पति जी, मुझे भूख लगी हुई थी। मैं आम तोड़ने की कोशिश कर रही थी। अब मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे जल्दी से घर ले जाओ। कौवा चिड़िया को बुलाता है। चिड़िया और कौवा गोरी को उठाकर अपने साथ घर ले जाते हैं। मैंने तुम्हें मना भी किया था गोरी, मगर तुम कौन सा किसी की बात सुनती हो। चिड़िया चिड़िया, मुझसे गलती हो गई। कालू भाई, हमें किसी भी तरीके से गोरी को बुलबुल वैजी के पास लेकर जाना पड़ेगा। वही गोरी के पंख को ठीक कर सकती है। हाँ, मगर इतने दूर तक कौन इसे उठा कर लेकर जाएगा? मैं सब पक्षियों को बता देती हूँ। हम सब मिलकर बारी बारी गोरी को उठा लेंगे। फिर चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर, गोरी का पंख घायल हो गया है। उसे दूसरे जंगल लेकर जाना है और ये काम हम सब मिलकर करेंगे। मैं नहीं जाऊंगा चिड़िया साथ। गोरी ने कल मेरा भोजन चोरी किया था। कबूतर भैया, अगर समय पर वैजी के पास न गए तो गोरी सारी जिंदगी के लिए अपाहज हो जाएगी। ठीक है चिड़िया, तुम तोते को भी बता दो। फिर चिड़िया तोते को भी बता देती है। दूसरे दिन सुबह सवेरे सब पक्षी मिलकर गोरी को एक टोकरी में रखते हैं। सबसे पहले मैं उठाता हूँ और फिर बाद में चिड़िया तुम। कालू जी, ध्यान से, कहीं मुझे गिरा न देना। कहीं आसमान से गिरकर मेरा दूसरा पंख भी न टूट जाए। वो अपना सफर शुरू करते हैं। कौवा आगे आगे और सब पक्षी पीछे पीछे। थोड़ी दूर जाकर कौवा टोकरी रख देता है। चिड़िया, अब तुम्हारी बारी है। इसका बोझ बहुत ज्यादा है। सारे जंगल के पक्षियों का भोजन चुरा चुरा कर खा दी है। इसका भोजन खा खा कर बोझ ज्यादा ही होना है। जो मर्जी कह लो कबूतर, पर आज मैं मुश्किल में फंसी हुई हूँ। आज मैं कुछ नहीं कहूँगी तुम्हें। फिर चिड़िया गोरी को उठा लेती है। चिड़िया के बाद कबूतर गोरी को उठा लेता है और फिर गोरी मन में बहुत खुश हो जाती है। ऐसे उड़ने में तो बहुत मजा आ रहा है। ना पंख हिलाने की दिक्कत करनी पड़ रही है और ना ही थकने का डर। काश कहीं ऐसा हो कि ये पक्षी हर रोज मुझे ऐसे ही जंगल की सैर कराया करें। गोरी अपने मन में ऐसा सोच रही थी। ऐसे पक्षी गोरी कवि को बुलबुल के पास ले ही आते हैं। बुलबुल गोरी के पंख को ध्यान से चेक करती है। इसके पंख का ऑपरेशन होगा, मगर इसे खून की बहुत कमी है। इसे शाम तक अच्छे अच्छे फल और पौष्टिक चीजें खिलाओ ताकि इसका खून पूरा हो जाए और मैं इसका ऑपरेशन कर सकूं। आधा खून तो इसने मेरा पी लिया है, फिर भी इसमें खून की कमी है। गोरी कालू की तरफ घूर कर देखती है और कालू चुप हो जाता है। मैं मीठा फल लेकर आती हूँ। और मैं अनार का जूस। कहते हैं अनार का जूस पीने से खून बढ़ता है। इसे आलू पालक बहुत पसंद है। मैं इसके लिए आलू पालक की सब्जी लेकर आता हूँ। और मैं मीठा अमरूद लेकर आता हूँ गोरी के लिए। सब पक्षी गोरी कवि के लिए तरह तरह की चीजें लेने चले जाते हैं। चिड़िया फल लाती है और गोरी मजे मजे से वो खाने लगती है। गोरी, पंख पर चोट लगवाने का तो बहुत फायदा है। ये पक्षी तो मुझे अपने घोंसलों के पास भी नहीं आते और आज कैसे मेरी सेवा कर रहे हैं। गोरी खाए जा रही थी और ऐसे सोचे जा रही थी। शाम तक गोरी कवि का खून पूरा हो जाता है और फिर बुलबुल गोरी कवि का ऑपरेट कर देती है। ऑपरेशन की जगह पर पट्टी बांध दी जाती है। अब जैसे आप इसे लाए थे इसी तरह इसको वापस ले जाएं। अब इसका पंख ठीक है। पक्षी फिर से गोरी को टोकरी में रखते हैं और वापस
अपने जंगल की ओर चले जाते हैं। गौरी कवि घर पहुंच जाती है। मैं तो थक गई हूँ। मैं भी थक गया हूँ। अरे मैं भी थक गया हूँ। गौरी देख लो, तुम्हारे लिए हम सब कितने परेशान हैं और तुम हो कि हमारे घोंसलों में से ही भोजन चोरी कर लेती हो। तोते, मुझे आज एहसास हुआ है कि मेरे सब दोस्त मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अब मैं कभी दोबारा चोरी नहीं करूँगी। सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। दूसरे दिन कौवा दाना लेने गया हुआ था और गौरी अपने घर के बाहर बैठी थी। मैं थोड़ा सा उड़कर देखती हूँ, मेरा पंख ठीक भी हुआ है कि नहीं। फिर गौरी थोड़ा सा उड़ती है। वो अच्छे से उड़ पा रही थी, मगर थोड़ा सा उड़ने के बाद ही गौरी दोबारा बैठ जाती है। वो इधर उधर देखती है। मुझे उड़ते हुए किसी ने भी नहीं देखा। मैं उड़ तो सकती हूँ, परंतु अब कभी भी उड़ूंगी नहीं, क्योंकि मुझे बिना उड़े ही अच्छा अच्छा भोजन मिल रहा है। तोता गौरी के लिए फल लाता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी गौरी के लिए दाना ले आती है। गौरी, जब तक तुम्हारा पंख ठीक नहीं हो जाता, हम सब तुम्हें घर पर ही दाना देने आ जाएंगे। हाँ चिड़िया, मैं तो यही चाहती हूँ। फिर ऐसे कुछ इस तरह ही गौरी करती रहती है। कई दिन बीत जाते हैं, परंतु गौरी तो उड़ने का नाम नहीं ले रही थी। चिड़िया, मान ना मान, ये गौरी अब ठीक हो गई है, मगर उड़ती इसलिए नहीं कि इसे मुफ्त में जो भोजन मिल रहा है। शक तो मुझे भी है कबूतर भाई। चिड़िया और कबूतर पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। गौरी कव्वी उनके लाए हुए फल खाती है। फल तो खा लिया, अब थोड़ा सा उड़कर एक्सरसाइज कर लेती हूँ, मुझे कौन सा कोई देख रहा है। फिर गौरी अपने पेड़ के आसपास ही उड़ने लगती है। पीछे से कबूतर डंडा लेकर आ जाता है। उल्लू बना रही हो तुम हमें। कबूतर के पास डंडा देखकर गौरी तो ऐसे भागती है जैसे कभी उसका पंख घायल हुआ ही नहीं था। ये सब देखकर पक्षी उस पर हंस रहे थे। सौतेला पिता। रानो चिड़िया का पति तो 2 दिन पहले मर चुका था। वो अपनी सास के साथ रहा करती थी। उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी जिसका नाम गुड़िया था। गुड़िया अभी बहुत छोटी थी। एक दिन सास चिड़िया अपनी बहू से कहती है, बहू, ओ बहू, तू दूसरी शादी कर ले। मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, कुछ दिन की मेहमान हूँ। मेरे बाद तेरा और तेरी बेटी का क्या होगा? तुम सोचो इस बारे में बेटी। नहीं माँ, ऐसा न बोले, मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूँगी। और फिर ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सास चिड़िया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। बहू, मेरा समय आ गया है। मेरे बाद तेरा और तेरी बेटी का क्या होगा? मैं तो तुझे पहले ही कहती थी कि दूसरी शादी कर ले, पर तूने मेरी बात ना मानी। माँ, आप ऐसा न बोले, आप ठीक हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा आपको, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। मैंने आकाश जी को तो खो लिया, परंतु आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं जाती हूँ डॉक्टर के पास। सास चिड़िया एक लंबी सांस लेती है और मर्ज में अपनी बच्ची को अकेला भी घर पर नहीं छोड़ के जा सकती। मेरे अलावा मेरी बेटी का है ही कौन। और फिर ऐसे रानो चिड़िया उस चिड़ी के साथ शादी करने के लिए मान जाती है और रानू की शादी उस चिड़ी के साथ हो जाती है। वो चिड़ा कुछ समय तक तो गुड़िया से बहुत अच्छा व्यवहार करता है, परंतु कुछ समय बाद उसका व्यवहार गुड़िया से बदलने लगता है। पापा, पापा, मैं आज आपके साथ सो जाऊं? नहीं, जा अपनी माँ के साथ सो जा, मुझे किसी के साथ नींद नहीं आती। आ जाओ बेटा गुड़िया, मेरे पास आ जाओ। और फिर ऐसे गुड़िया अपनी माँ के पास सो जाती है। अगले दिन जब गुड़िया नाश्ता कर रही थी, तब उसका पापा उसे घूर घूर कर देख रहा था। तू तो ऐसे पराठे खा रही है जैसे तेरे पिता ने तुझे कभी कुछ खिलाया ही ना हो। ढूंढी कहीं की, कम खाया कर कम।
और फिर जब गुड़िया बेचारी झरने पे गई तो उसका पापा उसकी माँ को अपने पास बुलाकर कहता है, रानो, हद है तेरी बेटी आवारा की। जब देखो घूमने निकल जाती है तो इसको सीधे से समझा दे कि ये सब मेरे घर नहीं चलेगा, वरना मैं इसको घर से निकाल दूंगा। मेरा खा रही है बैठी कहीं की। आपने आखिर ये साबित कर दिया कि आप गुड़िया के सौतेले पिता हो। आप मेरी बेटी के बारे में ऐसा कुछ न कहें। बहुत सुन ली मैंने आपकी। आप उसे हमेशा टोकते हैं। रात उसने आपके साथ सोने का कहा तो वो भी आपने मना कर दिया। जब वो नाश्ता कर रही थी तब भी आपने उसे इतना डांटा। हर छोटी छोटी बात पर आप गुड़िया को बहुत डांटते हैं। दूसरी ओर गुड़िया झरने पे बैठी अपनी सहेली मीना से बातें कर रही थी। तेरा पापा तो तुझे बहुत मारता होगा, बहुत अत्याचार करता है ना तेरा पापा? नहीं, ऐसा नहीं है। पापा बहुत अच्छे हैं। पापा बहुत अच्छे हैं। मुझे तो वो वैसे ही प्यार करते हैं जैसे मेरे असली वाले पापा प्यार करते थे। वाह, फिर तो तुम लकी हो। ऐसे किस्मत वालों को ऐसे पापा मिलते हैं। हाँ, बहुत लकी हूँ मैं तो। फिर ऐसे गुड़िया घर आ जाती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को ठंडा ठंडा पानी देती है। मुझे तो नहीं देती ऐसे ठंडा पानी जब मैं थका हारा काम से कर लौटता हूँ। ऐसे एक दिन जब गुड़िया और उसकी माँ नदी पे बैठे थे तो वहाँ गौरी कव्वी आ जाती है। रानो, तेरा पति और तेरी सास कुछ समय पहले ही तो मरे हैं। तूने तो दूसरी शादी भी कर ली। बड़ी बेशरम है तू। एक पति मरा कि दूसरे से शादी कर ली। तौबा तौबा, कैसे पक्षी रहते हैं हमारे जंगल में। आप मेरी मम्मा से ऐसी बात न करो। ये बहुत बुरी बात है किसी के साथ ऐसे व्यवहार करना। चुप चुप छोटी पिंटी, तेरा सौतेला पिता तुझे सबक सिखा देगा। फिर तुझे पता चलेगा कैसे चांद चला रही है। पापा बहुत अच्छे हैं। पापा बहुत अच्छे हैं। ऊपर बैठी कबूतरी भी ये सारी बातें सुन रही थी। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लिए अपने घर आ जाती है। अब तो पापा चिड़िया गुस्से में कभी कभी गुड़िया को 2-4 लगा भी देता था। एक दिन जब पापा चिड़ा नदी पे बैठा था तो कबूतरी और मीना भी वहीं बैठी थी। पापा चिड़ा उनसे कहता है, कबूतरी, तूने मेरी शादी किस चिड़िया से कर दी? उसकी बेटी तो बहुत मनहूस है, मुझे जरा नहीं पसंद। अच्छा, क्या अच्छा व्यवहार नहीं करती उसकी बेटी? मेरे सामने ज्यादा बात तो नहीं करती, परंतु मुझे नहीं पसंद वो। मुझे पता है मेरे पीठ पीछे मुझे सौतेला बाप ही कहती होगी। नहीं अंकल, ऐसा तो नहीं है। मैंने उस दिन गुड़िया को कहा था कि सौतेले पिता बहुत बुरे होते हैं, परंतु वो तो आपकी बहुत तारीफें कर रही थी। वो तो कह रही थी कि आप उससे बहुत प्यार करते हो, आप उसे जरा भी नहीं डांटते। पर आपको तो गुड़िया पसंद नहीं। क्या गुड़िया को प्यार नहीं करते? मुझे रानो ने बताया था कि आपका व्यवहार गुड़िया के साथ कितना बुरा है। मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपकी शादी करवा दी रानो से। बेचारी रानो, एक तो इतने उसने दुख देखे और उसे पति भी ऐसा मिला। उफ, बेचारी की।